नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये वो जगह है जहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान और आज का विज्ञान वो मिलते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत है जो अगत तंत्र और फोरेंसिक मेडिसिन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये स्रोत दरअसल आयुर्वेद की एक शाखा है, विश्व विज्ञान, जिसे अगत तंत्र कहते हैं, और साथ में है विधि आयुर्वेद मतलब फोरेंसिक मेडिसिन। तो इनके सिद्धांतों की एक रूपरेखा जैसी है ये। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से देखा जाए तो किसी बड़े कोर्स की विषय सूची जैसा लगता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। मतलब पुराने आयुर्वेदिक विश्व विज्ञान से लेकर आज की फोरेंसिक मेडिसिन, उससे जुड़े कानून, यहाँ तक कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और नशे की लत जैसी बातें भी हैं। विष क्या है, उससे लेकर मौत के कारणों की जांच, कानूनी प्रक्रियाएं, सब कुछ है इसमें। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के सागर से कुछ खास और रोचक बातें निकालें। हम ये समझने पर जोर देंगे कि आयुर्वेद विश्व विज्ञान को कैसे देखता था और वो पुराना ज्ञान आज के फोरेंसिक साइंस, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और हमारी रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उनसे कैसे जुड़ता है। क्या ये सिद्धांत आज भी काम के हैं? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अगध तंत्र में विष का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जहर होता है? हम्म देखिए, विष शब्द का अर्थ सिर्फ जहर से कहीं ज्यादा गहरा है, ज्यादा व्यापक है। आयुर्वेद के हिसाब से विष वो चीज है जो शरीर में जाने पर बहुत तेजी से फैलती है, शरीर के ऊतकों को, जिन्हें धातु कहते हैं, उनको दूषित करती है, और जो जीवन शक्ति है मतलब ओज, उसको नष्ट करती है। और इससे बहुत तकलीफ या फिर मौत भी हो सकती है। इसके कुछ खास गुण भी बताए हैं, जैसे रूखापन, तीखापन, बहुत सूक्ष्म होना, और एक व्यावहारिक गुण होता है, मतलब तेजी से सारे शरीर में फैल जाना। ये दिलचस्प है कि सिर्फ पदार्थ पर नहीं बल्कि उसके गुणों पर और वो शरीर पर कैसा असर करता है उस पर जोर है। आपने ओज का जिक्र किया, जो जीवन शक्ति है। तो क्या विष और ओज में कोई सीधा टकराव होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओज के गुण विष से एकदम उल्टे होते हैं, जैसे स्निग्ध होना, ठंडा होना, मुलायम होना। ओज हमारे शरीर की इम्यूनिटी और जीवन शक्ति का बेस है, आधार है। विष जो है वो सीधे ओज पर हमला करता है, उसे कमजोर करता है, जिससे शरीर का डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है। इसीलिए विष को प्राणघातक माना गया है। यहां तक कि जो मद्य है, यानी शराब, उसके गुण भी विष जैसे ही बताए गए हैं, जो ओज को खत्म करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ जिसे हम जहर कहते हैं वो नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी चीज जो जीवन शक्ति को कमजोर करे वो विष हो सकती है। और आयुर्वेद इन विषों को कैसे बांटता है? मैंने स्थावर और जांगम के बारे में पढ़ा था। जी, मुख्य वर्गीकरण यही है। स्थावर विष मतलब जो स्थिर स्रोतों से मिले, जैसे पेड़ पौधों से या खनिजों से, मतलब धातुओं से। और जांगम विष वो है जो चलने फिरने वाले प्राणियों से मिले, जैसे सांप, बिच्छू, मकड़ी वगैरह। स्रोत में कुछ उदाहरण दिए भी हैं, जैसे स्थावर में वत्सनाभ है, धतूरा है, जांगम में सांप का जहर है। पर सिर्फ लिस्ट गिनाने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि वो विष के असर को पहचानते थे। कुछ दिल पर असर करते हैं, कुछ नर्वस सिस्टम पर, कुछ जलन पैदा करते हैं। और अगर किसी पर विष का असर हो जाए तो इलाज के बारे में क्या नजरिया था? वो चतुर्विंशति उपक्रम वाली बात, वो क्या है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, चतुर्विंशति उपक्रम, इसका मतलब है विष के इलाज के 24 तरीके। ये संख्या ही अपने आप में काफी है। ये दिखाता है कि उनके पास कितना डिटेल्ड और सिस्टमैटिक तरीका था। इसमें सिर्फ शारीरिक इलाज ही नहीं थे, जैसे उल्टी कराना, दस्त लगवाना, रक्त मोक्षण यानी खून निकालना, और अलग अलग तरह के लेप या विषनाशक दवाएं, जिन्हें अगध कहते थे। बल्कि इसमें मंत्रोच्चार जैसे मानसिक और आध्यात्मिक उपाय भी थे। तो ये एक होलिस्टिक, मतलब समग्र उपचार का तरीका था, जो सिर्फ विष को नहीं बल्कि पूरे इंसान को ध्यान में रखता था। यानी सिर्फ दवा नहीं थी बल्कि पूरा एक विज्ञान था इसके पीछे। अब कुछ ऐसे आयुर्वेदिक विचारों पर आते हैं जो आज भी बहुत रेलेवेंट लगते हैं, जैसे विरुद्ध आहार। क्या ये बस एक पुराना वहम है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? विरुद्ध आहार का मतलब है ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो साथ में खाना ठीक नहीं, असंगत। जैसे दूध के साथ मछली या नमक वाली चीजें। हाँ। आज के टाइम में जब हम इतना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फ्यूजन खाना खाते हैं, और तरह तरह के डाइट ट्रेंड्स हैं, ये कॉन्सेप्ट और भी जरूरी हो जाता है। हो सकता है कुछ कॉम्बिनेशन सीधे जहरीले ना हो, पर लंबे समय तक खाने से पाचन पर बुरा असर डाल सकते हैं, या शरीर में सूजन
जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद इसे आम विषय से जोड़ता है, मतलब मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स। हाँ, तो ये एक तरह की खानपान से जुड़ी वार्निंग हुई जो आज भी काम की हो सकती है। एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है दूषी विषय। ये क्या है और क्या ये आज की जिंदगी से जुड़ता है? जी, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। दूषी विष उस विष को कहते हैं जो शरीर में जाने के बाद पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता या जिसका असर बहुत धीमा होता है। ये शरीर के टिश्यूज में धीरे धीरे जमा होता रहता है और वक्त के साथ, मतलब कई सालों बाद भी, अलग अलग बीमारियों का कारण बन सकता है। इसकी तुलना गर्विश से भी कर सकते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा कम जहरीले पदार्थों के मिलने से बनता है और वो भी धीरे धीरे असर करता है। धीरे धीरे जमा होने वाला विष, ये तो एकदम आज के समय की एक बड़ी चिंता जैसा लग रहा है। बिल्कुल। सोचिए ना, आज हम लगातार कितने कम लेवल के पर्यावरण के जहरों के संपर्क में हैं। हवा में पोल्यूशन, पानी में केमिकल्स, खाने में कीटनाशक, प्रिजर्वेटिव्स, प्लास्टिक के छोटे छोटे कण। मॉडर्न साइंस अब धीरे धीरे इन चीज़ों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के असर को समझ रही है, जैसे क्रॉनिक बीमारियां, ऑटो इम्यून समस्याएं या हार्मोन का गड़बड़ा जाना। दूषी विष की ये जो धारणा है, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आयुर्वेद ने सदियों पहले ही इस स्लो पॉइजनिंग के खतरे को पहचान लिया था। ये आज की टॉक्सिकोलॉजी में जो लो डोज क्रॉनिक एक्सपोजर का आइडिया है, उससे काफी मिलता जुलता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये प्राचीन ज्ञान हमें उन खतरों के बारे में बता रहा था जिन्हें हम आज फिर से खोज रहे हैं? अच्छा, अब देखते हैं कि आज के विश्व विज्ञान और फॉरेंसिक मेडिसिन से ये कैसे जुड़ता है। शरीर विष को कैसे प्रोसेस करता है, इस बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत में विष के शरीर में जाने के रास्ते बताएं, जैसे मुंह से, स्किन से, सांस से, और उसके बाद शरीर में उसकी क्या यात्रा रहती है, उसका वर्णन है। आज की साइंस इसे टॉक्सिकोकाइनेटिक्स कहती है, मतलब शरीर विष को कैसे सोखता है, अब्जॉर्प्शन, कैसे अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उसे बदलता है, मेटाबॉलिज्म, और आखिर में कैसे उसे बाहर निकालता है, एक्सक्रीशन। आयुर्वेद में भी विष गति यानी विष के फैलने की स्पीड और विष वेग यानी विष के असर के अलग अलग स्टेज, इनका जिक्र मिलता है। ये इसी प्रक्रिया की पुरानी समझ को दिखाता है। साथ ही उन फैक्टर्स का भी जिक्र है जो विष के असर को बदल सकते हैं, जैसे किसी की उम्र, सेहत, उसकी सहन शक्ति वगैरह। और क्या पर्यावरण में जो विष हैं, उनके बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, स्रोत में विषाक्त वायु, जल, भूमि का जिक्र है। ये तो सीधे सीधे आज के एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन से जुड़ता है। इतना ही नहीं, इकोटॉक्सिकोलॉजी यानी इकोसिस्टम पर विष का क्या असर होता है, और बायोमैग्निफिकेशन मतलब फूड चेन में जहर का लेवल कैसे बढ़ता जाता है, इन जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के भी संकेत मिलते हैं। जैसे ये समझना कि प्रदूषित पानी में रहने वाली मछली खाने से जहर हमारे शरीर में आ सकता है, ये बायोमैग्निफिकेशन ही तो है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ इंसान के स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि पर्यावरण और सेहत के गहरे कनेक्शन को भी समझते थे। यानी पर्यावरण और सेहत का ये रिश्ता नया नहीं है। अब जरा फोरेंसिक मेडिसिन यानी विधि वैद्यक की तरफ बढ़ते हैं। ये मेडिकल नॉलेज का कानूनी मामलों में इस्तेमाल है ना? सही कहा, बिल्कुल। फोरेंसिक मेडिसिन मेडिकल साइंस का इस्तेमाल करके कानूनी सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है, जैसे मौत का कारण क्या था, चोटें कैसे लगीं, या किसी व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए। और जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े कानूनी और नैतिक मामलों से संबंधित है। इंसाफ दिलाने में इसका रोल बहुत बड़ा है। पहचान पता करने के लिए किन तरीकों का जिक्र है इसमें? स्रोत में उम्र, लिंग, शरीर पर निशान, टैटू जैसे पुराने तरीकों के साथ साथ हैंडराइटिंग एनालिसिस, फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए टाइपिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स का भी जिक्र है। यहाँ तक कि सुपर इम्पोजिशन का भी जिक्र है, जिसमें खोपड़ी और तस्वीर का मिलान करते हैं। ये दिखाता है कि पहचान साबित करना कितना जरूरी है। और मृत्यु की जांच, जिसे थैनेटोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में? थैनेटोलॉजी मौत और मौत के बाद शरीर में जो बदलाव आते हैं उसकी स्टडी है। इसमें मौत के लक्षण पहचानना, मौत का टाइम अंदाजा लगाना और मौत का कारण जानने के लिए मेडिको लीगल ऑटोप्सी मतलब शव परीक्षण करना, ये सब शामिल है। स्रोत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम यानी थोटा का भी जिक्र है। ये ऑर्गन डोनेशन से जुड़े कानूनी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि अंगदान नैतिक और कानूनी तौर पर सही तरीके से हो। चोटों और दम घटने से होने वाली मौतों के बारे में भी जानकारी है इसमें? हाँ, बिल्कुल। अलग अलग तरह की चोटों को एनालिसिस फोरेंसिक मेडिसिन का एक अहम हिस्सा है। चाहे वो खरोच हो, घाव हो, फ्रैक्चर जैसी मैकेनिकल चोटें हों या बंदूक की गोली से लगी चोटें हों।
या फिर जलने या बहुत ज़्यादा ठंड से हुई थर्मल चोटें। इसी तरह दम घुटने से होने वाली मौतें जैसे फांसी, गला घोटना या डूबना, इनकी बारीकी से जांच होती है ताकि पता चल सके कि यह हत्या थी, आत्महत्या थी या कोई हादसा था। स्रोत में कुछ संवेदनशील विषय भी हैं, जैसे यौन अपराध और गर्भावस्था से जुड़े कानूनी पहलू, इनका भी जिक्र है। बिल्कुल। यौन अपराध जैसे रेप, इनकी जांच में मेडिकल सबूत बहुत जरूरी होते हैं। स्रोत में पोक्सो एक्ट का जिक्र है, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने का कानून है। इसी तरह प्रेगनेंसी, डिलीवरी, गैर कानूनी गर्भपात और लिंग जांच से जुड़े मामलों में भी फोरेंसिक जांच की जरूरत पड़ती है। MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और PCPNDT एक्ट जो लिंग जांच पर रोक लगाता है, इन कानूनों का जिक्र बताता है कि मेडिसिन और कानून इन एरिया में कैसे जुड़े हुए हैं। नशे की लत का मुद्दा भी उठाया गया है और उसमें डिजिटल एडिक्शन का जिक्र मुझे काफी आज के हिसाब से लगा। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। आयुर्वेद में मद्य यानी शराब और मदात्य यानी शराबखोरी का तो काफी वर्णन है। स्रोत आज के नशे की लतों की भी बात करता है। शराब, भांग, ओपियोइड्स, तंबाकू और हाँ, डिजिटल एडिक्शन का जिक्र ये दिखाता है कि ये स्रोत कितने करंट इश्यूज को छूने की कोशिश कर रहा है। साथ ही NDPS एक्ट का जिक्र है, जो भारत में नशीली दवाओं से जुड़ा मुख्य कानून है। आखिर में मेडिकल एथिक्स और कानून का एक जरूरी पहलू है। क्या पुराने और नए विचारों में कोई समानता या फर्क दिखता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्रोत में वैद्य सद्वृत्त का जिक्र है। ये डॉक्टर के अच्छे व्यवहार के नियम हैं, जो आयुर्वेद की अपनी नैतिक संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। हाँ। इसकी तुलना चरक शपथ से और वेस्टर्न ट्रेडिशन की हिपोक्रेटिक शपथ से की जा सकती है। इन सब में डॉक्टर की ड्यूटीज, मरीज की सहमति लेने की अहमियत और जानकारी गुप्त रखने जैसे एक जैसे सिद्धांत मिलते हैं। और अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी ठीक से न तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सीय लापरवाही और अनैतिक व्यवहार यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मामले बनते हैं। स्रोत में इसका भी जिक्र है। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लेख है, जिसके तहत मरीज इलाज में सेवा की कमी होने पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC जैसे मुख्य कानूनों का भी जिक्र है, जो मेडिकल फील्ड पर भी लागू होते हैं। तो ये चर्चा वाकई काफ़ी फैली हुई रही। हमने देखा कि अगर तंत्र सिर्फ पुराने जहरों की स्टडी नहीं है, ये तो सेहत, पर्यावरण और यहाँ तक कि हमारे खान पान और आदतों पर भी एक गहरा, एक होलिस्टिक नज़रिया देता है। और ये आज की फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी और मेडिकल एथिक्स से सीधा जुड़ता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ज्ञान कैसे आगे बढ़ता है और पुरानी बातें भी नए कॉन्टेक्स्ट में काम की बनी रह सकती हैं। अगर तंत्र सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके सिद्धांत आज भी हमें सोचने और सीखने के लिए बहुत कुछ देते हैं, खासकर वो धीमी गति से असर करने वाले विषयों और ओवरऑल हेल्थ के बारे में। और इसी सूझ को आगे बढ़ाते हुए सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। अगर तंत्र का जो दूषी विष का कॉन्सेप्ट है, यानी शरीर में धीरे धीरे जमा होने वाला विष, उस पर जरा गौर करें। क्या आज की मॉडर्न लाइफ में हम पर्यावरण, अपने खाने या अपनी लाइफस्टाइल के जरिए लगातार ऐसे छोटे छोटे जहरों के संपर्क में आ रहे हैं, जिनके लंबे समय के असर को हम शायद अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं? क्या ये प्राचीन ज्ञान हमें उन अनदेखे खतरों के बारे में पहले ही आगाह कर रहा था, जिन्हें समझने की शुरुआत शायद अब हम कर रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।